गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? बताओ बच्चों एक बार। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, पेपर देखा था क्या पुराना कल वाला? कॉन्टेंट हट के तो सारे क्वेश्चन कर सकते हो तुम आराम से। सिर्फ नाम बदले और कुछ नहीं किया। डिस्क जॉकी वाला एक क्वेश्चन था ना, वो फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट का ए पार्ट आया है। यूनिट 5 में डिस्क जॉकी वाला पढ़ा था ना, सेक्शन 39 एंटीसिपेटरी ब्रीच वाला। 3 पार्ट थे, तीनों एग्जैक्टली पूछे हैं, बस नाम बदला है। मैंने कराया भी था क्लास में। आपको एग्जैक्टली सारे क्वेश्चन एमसीसी वाली बुकलेट के मिले थे, सिर्फ नाम बदले हुए मिले, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक क्या कहते हैं, थ्योरी पोर्शन भी इतना था कि ये बच्चा आराम से पास हो सकता था। एलएलपी के पीछे वाला क्वेश्चन भी क्या है, आईसीआई मॉड्यूल के बैक साइड से क्वेश्चन उठ के आया है ना। अल्ट्रा वायर्स डायरेक्ट आया है। माइनर वाला आया था, वो भी तुम्हारा पूरा पढ़ा हुआ है। वो एज इट इज़ नहीं हो, लेकिन फिर भी तुमने पढ़ रखा है। माइनर पर्सनली जिम्मेदार कभी नहीं होता ना। माइनर के काम के लिए उसके गार्जियन जिम्मेदार नहीं है। मेजर होने पे रेटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज़ शुरू से ही गलत है बाद में भी सही नहीं हो सकती। तो आप ये देख लो कि कॉन्फिडेंस रखो, तुम्हारा भी अच्छा हो जाएगा आराम से। ठीक है। अब कहाँ तक टॉपिक लिया था ये बता दो मुझे। कल की क्लास हुई नहीं थी ना अपनी, परसों की। तो मैं एक बार डॉक्यूमेंट तो ओपन कर रही हूँ। देख बेटा, जिसको आता है वो इजी बोलता है और जिसको नहीं आता वो हार्ड बोलता है। क्वेश्चन तो मैं हमेशा कहती हूँ एमसीसी मॉड्यूल के पीछे वाले प्रैक्टिकल कर जाओ। अब कोई ना करके जाए तो उसके लिए तो डिफ़िकल्टी है ना। एक एक क्वेश्चन मैम के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। कई बार क्वेश्चन हम बोलते हैं आप कर लेना, कहना पड़ता है। कोर्स कंप्लीशन भी ऑन टाइम चाहिए, एक एक क्वेश्चन नहीं कर सकते अपन। तो वहाँ पर अगर बच्चा ना करे तो गलती उसी की है ना। हम कहते हैं ना आप करके लाओ, डाउट पूछो। क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कभी नहीं बताती। मैं तो जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते नहीं बता देती कि ये इम्पोर्टेंट है, ये कर लो। अब वो इन्होंने ऐसे ही कर लिया। हाँ, तो वो इस तरीके से देखा होगा, बात अलग है। बाकी अपनी रेगुलर क्लास में तो अपन पूरा टॉपिक लेते हैं, अपन कुछ बोलते ही नहीं है। अगर मैम ने बोल दिया ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो क्या अनइम्पॉर्टेंट पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? नहीं भाई, इसको क्या करना, ये तो आना ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो बता ही नहीं सकता शुरू में। तो यूनिट नंबर 1 चल रही थी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की, है ना। और उसके अंदर यहाँ से स्टार्ट करना है शायद सेक्शन पार्ट, यही करना है ना। ठीक है। अब देखो तुमने क्या किया इस यूनिट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन सेक्शन 4 में पढ़ी। उसके बाद में क्या कर लिया अपन ने, डिफरेंसेस ले लिए सारे। इसके बाद हम आ गए डेफिनेशन पार्ट में। गुड्स की डेफिनेशन, उसके टाइप्स लिए। डिलीवरी की डेफिनेशन, उसके टाइप्स लिए। और बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स की डेफिनेशन। छोटी मोटी एक डेफिनेशन और भी ली थी, एक दो, जैसे कि मर्केंटाइल एजेंट सेक्शन 29 वाली। 4 काम कर सकता है, याद आ रहा है। ही कैन बाय द गुड्स, he can sell the goods, he can consign the goods, he can borrow money by pledging the goods। यही पढ़ा था। अब आ रहा है सेक्शन वाला पार्ट। 4 तक कवर हुआ था, 5 से आएंगे अब डायरेक्ट सेक्शन सारे। और क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हाउ मेड, मोड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेक्शन नंबर 5। अच्छा देखो, आप बुक में देखोगे 6 पॉइंट मिलेंगे आपको। ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तुम्हें 6 के 6 अभी यहाँ याद हो जाएंगे। तरीके देखो क्या होते हैं, सिर्फ 2 ही होते हैं। हाँ, सेक्शन 4 तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का है बेटा। सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हाउ मेड में 5 आएगा। देखो इसमें क्या दिया है, पेमेंट और डिलीवरी के 3 तरीके होते हैं। आपको पे करना है गुड्स के लिए, या आपको गुड्स की डिलीवरी देनी है। 3 ही तरीके, तीसरे से चौथा तरीका नहीं है। कौन से? एक तो तुरंत दे दो बेटा, एक फ्यूचर में दे दो, या फिर दे दो किश्तों में। यही है। अब बोलोगे मैम आईसीआई ने 6 पॉइंट दिए हैं और आप कह रहे हो कि आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे 3 में कवर? देखो अभी सारे पॉइंट यहीं कवर करते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है ना। तो देयर विल बी ऑफर टू बाय और सेल बाय वन पार्टी, एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टी होगी कि नहीं होगी। ये तुम्हारा बन जाएगा पॉइंट नंबर 1, जनरल पॉइंट। ऑफर टू बाई और सेल बाय वन पार्टी, एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टी। अब इसको साइड में कर देते हैं, बाकी पॉइंट्स सारे यहाँ से बन जाएंगे। कैसे बोलूँगी मैं, पेमेंट इमीडिएटली, डिलीवरी इन
future. Delivery immediately, payment in future. Both immediately, both in future, both in installment. देखो मैंने पांचों याद कराए तुम्हें अभी अभी. कैसे? पेमेंट इमीडिएटली, डिलीवरी इन फ्यूचर, डिलीवरी इमीडिएटली, पेमेंट इन फ्यूचर, बोथ इमीडिएटली, बोथ इन फ्यूचर, बोथ इन इंस्टॉलमेंट. खत्म. अब तुम इसको पूरा पढ़ के देख लो, तुम्हें यहाँ कुछ भी नया नहीं मिलेगा. अपन ICI लेते हैं एक बार. CP2 करके आ रहा होगा ना, P21 इसमें नहीं है. देखो मेन हेडिंग चल रही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, सेक्शन नंबर 5. मैंने तुम्हें कराया एनालिसिस पार्ट. क्यों? ये ज़्यादा इजी था. पॉइंट्स में है तो मैटर नंबर भी अच्छे मिलते. क्या दिया है देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स. पहला पॉइंट पढ़ो, ऑफर टू बाई और सेल बाय वन पार्टी, एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टी. सेम है कि नहीं? बोलो. यही बात की हमने. सेकेंड पॉइंट, देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स. आगे ऐड करो एंड पेमेंट इन फ्यूचर, एंड पेमेंट इन फ्यूचर. आपको खुद को समझ में आ जाएगा ये क्यों जुड़वाया है. एंड पेमेंट इन फ्यूचर. तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2. अब देखो पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, इमीडिएट पेमेंट डिलीवरी इन फ्यूचर, है ना. फिर आया दोनों चीजें इमीडिएटली, ठीक है, दोनों इंस्टॉलमेंट, दोनों फ्यूचर. यही है ना. अब बोलोगे मैम वहां पे पॉइंट नंबर 2 में मैंने क्यों लिखवाया? अगर दोनों चीजें इमीडिएटली होती तो पॉइंट नंबर 4 में ही आ जाती ना, इसलिए लिखवाया है वहां पे. देखो आप पॉइंट नंबर 2 देख लो एक बार. अगर दोनों चीजें इमीडिएटली होती तो पॉइंट नंबर 4 में ही आ जाती. सेकंड को बताने की जरूरत ही क्या थी? याद हो जाएगा ना. ये मैम की थ्योरी याद करवाने की टेक्निक्स हैं. आई थिंक हो जाएगा, यहाँ से याद ही करके जा रहे हो. नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ, क्या कुछ नहीं लिखना. ICI ने जितना लिखा ना उससे आगे तो तुझे एक लाइन भी नहीं लिखनी. डिस्क्रिप्शन क्यों लिखेंगे जब ICI नहीं दे रहा? तो अपन को इतना ही करना था, अपन ने कर लिया. आगे क्या आएगा अब सेक्शन नंबर 6. CPT वाले बच्चों को सिर्फ एक चीज बताती थी. क्या बताती थी? सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ऑलवेज गुड्स. अपना एक्ट किस पे लगता है बेटा? गुड्स पे लगता है, सर्विसेज पे नहीं लगता. पढ़ ही चुके हैं पहले से, है ना. अब अपना पेपर सब्जेक्टिव है, अपन को 3 पॉइंट्स देने हैं. अपना एक लाइन याद करने से काम नहीं चलेगा, तो अपने को पॉइंट्स देने हैं. पहले पॉइंट में क्या बोलूंगी, सब्जेक्ट मैटर ऑलवेज गुड्स, गुड्स कैन बी एग्जिस्टिंग, गुड्स कैन बी फ्यूचर. बेचारे कंटिंजेंट ने क्या बिगाड़ा, बच गया ना. पॉइंट नंबर 2 में डाल दो, देयर कैन बी गुड्स हुज एक्विजिशन डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ कंटिंजेंसी. ठीक है. तीसरे पॉइंट में एक फ्रेज यूज करेंगे. फ्रेज होगा प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स. भाई आज के दिन मैं एग्रीमेंट कर रही हूँ उसे बेचने का, जो कि बनेगा कब जाके? फ्यूचर में ना. तो इसके लिए तो सिर्फ एग्रीमेंट हो सकता है, एग्रीड और नॉट. तो हम क्या बोलेंगे, इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स देन इट विल अमाउंट टू एग्रीमेंट टू सेल. इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर्स प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इट विल अमाउंट टू एग्रीमेंट टू सेल. पढ़ के देखो पहले में क्या लिखा मैंने, गुड्स. गुड्स कैसे हो सकते हैं तुम्हारे? एग्जिस्टिंग और फ्यूचर. सेकंड में किसको कवर करोगे? कंटिंजेंट को. थर्ड में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अगर प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स है इट विल अमाउंट टू एग्रीमेंट टू सेल. क्लियर है क्या? अब देखो दोबारा जा रहे हैं ICI पे. एक ये बार बार यहाँ नहीं दे रहा, आज क्या चक्कर है. रिसेंट में भी ICI बुक नहीं ओपन हो रही. कोई भी डॉक्यूमेंट खोल के देखते हैं एक बार.
तो कुछ ना कुछ नए अपडेट आते रहते हैं। रिसेंटली यूज्ड इतने सारे खोल दिए। कहीं आ रहा है क्या CP2 यूनिट 1? दोबारा डाउनलोड करें फिर? CP2 यूनिट 1 नहीं, रिसेंटली यूज में डाला है मैंने। चलो इतना टाइम नहीं लगाएंगे अपन एक काम करते हैं, जाके कर ही लेते हैं डाउनलोड। आज ही प्रॉब्लम दे रहा है ये, वैसे तो नहीं देता ये चीज़ की। चलो ये 3 पॉइंट मिल रहे बेटा, यहाँ देखो एक बार। गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे आइदर बी एग्जिस्टिंग गुड्स और द फ्यूचर गुड्स। एग्जिस्टिंग की डेफिनेशन याद करो, ऐसे गुड्स जिनकी ओनरशिप और पोजीशन सेलर के पास है। वो रेडी गुड्स होते थे ना, तो उसमें लिखा हुआ था विच आर ओन्ड और पजेस्ड बाय द सेलर। एग्जिस्टिंग की डेफिनेशन ही है, ठीक है। दूसरा बोला कंटिजेंट गुड्स के बारे में, देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स हुज एक्विजिशन डिपेंड्स अपॉन अ कंटिजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन। एग्जाम्पल नहीं लेना, ठीक है। आगे क्या आ गया यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, किसके लिए है? प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स के लिए। इट विल ऑपरेट एज एग्रीमेंट टू सेल, इट विल ऑपरेट एज एग्रीमेंट टू सेल। समझ आ गई ये बात? सेक्शन नंबर कवर कर लिया, सेक्शन नंबर 6। अब आएंगे 7 पे। 7, 8 दोनों एक साथ लेने हैं। अब इसमें लॉ नोट्स नहीं दे रही है आज। अब इसमें भी आ रहा था। खैर, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, और सब्जेक्ट मैटर हमने पढ़ा अभी क्या होते हैं? गुड्स होते हैं ना। तो इसका मतलब 7 और 8 दोनों सेक्शन में गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हाँ, क्या चीज़? 7 और 8 सेक्शन में क्या होगा? गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये दो अलग अलग सेक्शन बेटा बनाने की नीड क्या थी? इनमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी है, वो देखते हैं। तो मैंने इनको क्या किया? डिफरेंस की फॉर्म में ले लिया। कुछ सिमिलैरिटीज़ है, पहले वो बता दूं। दोनों में ही गुड्स कैसे होने चाहिए? स्पेसिफिक, ठीक है। और दोनों में ही कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ चुके हो, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही होता है ना। तो ये चीज़ें तो आ गई कॉमन। अब सेक्शन 7 क्या लैंग्वेज कहेगा कि गुड्स पेरिश हो गए बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब अपन ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया उस समय गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी पड़ी थी ना, वैसा केस है। किस में जाएंगे? सेक्शन नंबर 7। दूसरी तरफ एग्रीमेंट के बाद में और सेल से पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। एग्रीमेंट के बाद में और सेल से पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो लगता है सेक्शन नंबर 8, ठीक है। सेक्शन 7 की लैंग्वेज में वर्ड आएगा विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर। सेलर की जानकारी के बिना गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। और सेक्शन 8 में लैंग्वेज आएगी दोनों पार्टी में से किसी की कोई गलती नहीं है, ना तो सेलर की गलती ना ही बायर की गलती, और गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, पेरिश हो गए, नो लॉन्गर अकॉर्डिंग टू देयर डिस्क्रिप्शन, कॉन्ट्रैक्ट इज हियर बाय अवॉइडेड, बिकम्स वॉइड, ठीक है। खत्म, नष्ट हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, पेरिश।
7 ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट जब आप कर रहे हो फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, उस समय गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे, आपको पता नहीं था, सेलर को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। एग्जाम्पल देखो, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में एक एग्जाम्पल दिया था आपको। ए एक स्टेबल का ओनर है, अपना एक हॉर्स बेचना चाहता है बी को, ठीक है। जिस समय हॉर्स को बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस समय हॉर्स हैज़ ऑलरेडी डाइड इन स्टेबल। पता नहीं था ए को, क्यों, उसने केयर टेकर रख रखा था, याद करो। बट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हॉर्स इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, ठीक है। दूसरी तरफ क्या लैंग्वेज आएगी 8 में, ये देखो, आप एक एक्वेरियम खरीदने जा रहे थे, एक्वेरियम एवरीबडी नोज ना, ठीक है। एक्वेरियम खरीदने के लिए एग्रीमेंट तो कर लिया, पर इससे पहले कि ये सेल में कन्वर्ट होता, साइक्लोन आ गया, फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गया, एनीवन, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी, और ये हो गया डिस्ट्रॉय। एग्रीमेंट तक बिल्कुल सही था, इससे पहले सेल में कन्वर्ट होता, गुड्स हो गए डिस्ट्रॉय, दोनों पार्टीज़ की कोई गलती नहीं है, एग्जाम्पल ही नेचुरल कैलेमिटी का लिया है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अब देखो लैंग्वेज बताऊँ क्या है। इस बार आपसे एग्जाम में आई थिंक ये वाला पूछा है थ्योरी में, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर आफ्टर एग्रीमेंट बिफोर सेल, थ्योरी में पूछ लिया, सेक्शन नंबर 8, ठीक है। क्या लैंग्वेज बनेगी वो सुनो, लैंग्वेज लिखने का भी बहुत आसान तरीका है। इफ़ देर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड द गुड्स पेरिश बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल or no longer according to their description without the knowledge of the seller, the contract is hereby avoided becomes void। इधर की तरफ लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, where there is an agreement for the sale of specific goods and the goods before after the agreement and before the sale are perished no longer according to their description without the fault of either party, the contract is hereby avoided becomes void। इन्हीं चीज़ों को जोड़ दूंगी तो मेरी लैंग्वेज बन जाएगी, दैट आई वांट टू से। समझ आ गई बात की नहीं आई, बताओ। मैंने डिफरेंस की फॉर्म में इसलिए लिया कि मेरे दोनों सेक्शन एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब क्या दिया हुआ है एक बार आईसीआई में देखते हैं, देखो अब इसके अंदर आ रहा है 7 और 8 एक साथ आएगा, 6 के बाद में डायरेक्टली 7 8 इन्होंने स्टार्ट कर दिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यहाँ से सेपरेट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, मेन हेडिंग डाल लो, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर ऑफ गुड्स तो ऊपर सेक्शन 6 पढ़ चुके हैं अपन, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर है, 2 सेक्शन पढ़ाएगा हमें, 7 और 8। 7 की लैंग्वेज क्या है, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उससे पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और 8 क्या कहेगा, बिफोर सेल आफ्टर एग्रीमेंट गुड्स डिस्ट्रॉय होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें सेक्शन 7 की लैंग्वेज की, दोनों में ही देखो गुड्स कैसे हैं तुम्हारे, स्पेसिफिक हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड इफ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ seller have at the time when the contract made perished or no longer according to their description। आ गई ना वही चीज़ घूम फिर के, उन्हीं को जोड़ के लिखना है। एग्जाम्पल तुम्हें करने की ये वाली ज़रूरत नहीं है, आप सीधे आ जाओ ये वाला, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। गुड्स कैसे तुम्हारे, स्पेसिफिक, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल द स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली गुड्स विदाउट द फॉल्ट ऑफ बायर और सेलर, आइदर पार्टी की गलती नहीं है, पेरिश बिकम डैमेज सो नो लॉन्गर अकॉर्डिंग टू देयर डिस्क्रिप्शन बिफोर द रिस्क पासिस टू द बायर, क्यों, क्योंकि सेल से पहले हो गए ना, ठीक है। एग्रीमेंट इज हियर बाय अवॉइडेड बिकम्स वॉइड, ठीक है ना। ये लेने की जरूरत नहीं है। पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स, इफ द फ्यूचर गुड्स आर स्पेसिफिक, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड ही रहेगा, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय होगा तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड में ही जाएगा। क्लियर है क्या, बताओ मुझे। दोनों को मैंने आपको विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिया। अब अपन लेने जा रहे हैं 9 और 10 एक साथ लेंगे। 9 और 10 में क्या पढ़ना है, असरटेनमेंट ऑफ प्राइस। कहना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस कैसे डिसाइड होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस कैसे डिसाइड होगा। 2 सेक्शन है, 9 और 10। सेक्शन 9 पहले पढ़ेंगे। सेक्शन 9 कहता है प्राइस कैन बी डिसाइडेड इन 3 वेज, 3 तरीके हैं प्राइस को डिसाइड करने के, ठीक है। पहला हम यहाँ पे बोलेंगे कि इन द प्राइस डिसाइड कर सकती है पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज ने लिख दिया पर पीस की रेट 10 रुपीज़ लगेगी तो 10 रुपये ले लेंगे ना प्राइस,
क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैन बी फिक्स्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, पहला इन द कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज बता दे, ये क्लियर है क्या बताओ। दूसरा इन द मैनर फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में बताया इस तरीके से प्राइस डिसाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय वैल्यूअर। वैल्यूअर कौन है, थर्ड पार्टी एक्सपर्ट। मेरे पास गोल्ड की रिंग है, बेचना चाहती हूँ, आप खरीदना चाहते हो, प्राइस के लिए अपन किसके पास जाएंगे, सुनार के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो एक्सपर्ट है, वो जो प्राइस बोलेगा अपन मान लेंगे ना। क्लियर है कि नहीं बताओ। तो प्राइस कैन बी डिसाइडेड इन द मैनर गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल बाय वैल्यूअर, और वैल्यूअर अपने फील्ड का एक्सपर्ट है, वो जो वैल्यू बताएगा वो आप ले लोगे। क्लियर है। तीसरा इन कोर्स ऑफ डीलिंग, आप डील करते हो उस बंदे से तो आपको पता है। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे यहाँ एक बंदा प्रेस के कपड़े लेके जाता है और वो प्रेस के कपड़े जो है 1-2 दिन में हमें आयरन करके वापस दे जाता है। अब वो मान लो सपोज करो पर पीस के अकॉर्डिंग हमें चार्ज कर रहा है 6 रुपीज़। अब वो मैं तो यही बोलूँगी ना कि भाई पिछली बार इसने 6 रुपीज़ चार्ज किए हैं, तो अभी 4 दिन बाद मेरे यहाँ वापस आया है कपड़े लेने के लिए, तो ये 6 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ही करेगा। अगर कोई एस्केलेशन होगा तो वो मुझे बता देगा ना कि मैडम अभी जो है ना रेट रिवाइज हो गई है, 6 की जगह 7 रुपीज़ लगाएंगे। जैसे वो बोल देते ना कि भाई कोयला वगैरह महंगा हो गया है, तुम्हारी कॉस्टिंग बढ़ गई है। क्लियर है ना। इंटीमेट करेगा कि नहीं करेगा, एग्रीड और नॉट, इन कोर्स ऑफ डीलिंग। इन कोर्स ऑफ डीलिंग पार्टीज आपस में पहले भी डील कर चुकी हैं, तो जो प्राइस पहले लगा था हम मान के चलते वही लगेगा, है ना, जब तक कि कोई चेंजेस ना हो। चेंजेस होंगे तो वो हमें इंटीमेट करेगा एडवांस में। ठीक है। अगर ऊपर दिए गए 3 तरीके से प्राइस डिसाइड नहीं होता, यू हैव टू टेक द रीजनेबल प्राइस, और रीजनेबल प्राइस मार्केट प्राइस। दोबारा देखो सेक्शन 9 हमसे क्या कहते हैं, प्राइस कैन बी डिसाइडेड इन 3 वेज। कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज कर दे, या फिर मैनर गिवन इन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूअर कर दे, या फिर क्या बोला इन कोर्स ऑफ डीलिंग। इन 3 तरीके से ना हो तो कौन सा प्राइस लेना है, रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस कौन सा होता है, मार्केट प्राइस। दैट्स इट, यही हमें यहाँ पे लेना था। ये समझ आ गई ना बात। अब ये जो पॉइंट नंबर 2 बढ़ा है ना इसने हमें, वैल्यूअर जो थर्ड पार्टी है, एक्सपर्ट है, हम बोल रहे हैं ना। अब इस थर्ड पार्टी को लेकर के एक और सेक्शन बना दिया, सेक्शन नंबर 10, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी, दैट इज वैल्यूएशन बाय अ थर्ड पार्टी। पॉइंट नंबर 2 को डिटेल में बताया सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 क्या कहता है, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ, ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे आपके अपने आप। देखो ए और बी ने मिलकर डिसाइड किया दैट द प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय राहुल, थर्ड पार्टी है। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट में मिलकर डिसाइड किया दैट द प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय राहुल। अगर राहुल प्राइस डिसाइड कर दे कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। अगर राहुल प्राइस डिसाइड नहीं कर पाता कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। ठीक है। इफ द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड और अप्रोप्रिएटेड you have to pay the reasonable price. If the goods have been delivered or appropriated you have to pay the reasonable price. ठीक है। यूज किए हुए गुड्स वापस नहीं होते, रीजनेबल प्राइस देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। और अगर एक पार्टी, बायर या सेलर में से एक पार्टी थर्ड पार्टी को प्राइस डिसाइड करने से रोकती है, देन द अग्रीड पार्टी कैन sue फॉर डैमेजेस, कंपनसेशन। ए ने राहुल को प्राइस डिसाइड करने से रोका, बी कैन sue फॉर डैमेजेस। ए ने राहुल को प्राइस डिसाइड करने से रोका, बी कैन sue फॉर डैमेजेस। अग्रीड पार्टी करेगी ना जिसको नुकसान हो रहा है। दोबारा देखो मैंने क्या बोला, प्राइस कैन बी फिक्स्ड बाय थर्ड पार्टी। यस, कर दे तो कॉन्ट्रैक्ट, नहीं कर पाए तो कॉन्ट्रैक्ट। अगर गुड्स को अप्रोप्रिएट किया जा चुका है, उनकी डिलीवरी दी जा चुकी है, तो क्या पे करना पड़ेगा, रीजनेबल प्राइस। अगर कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी थर्ड पार्टी को प्राइस डिसाइड करने से रोकेगी तो अग्रीड पार्टी क्या कर सकती है, sue फॉर डैमेजेस। दिस इज योर सेक्शन नंबर 10। तो 9 और 10 दोनों लेने जा रहे हैं ICI से। सेक्शन नंबर 9, देखो यहाँ का पार्ट लिखा हुआ सही है, लेकिन चक्कर क्या है, इसको याद करने में मुश्किल पड़ेगा। एनालिसिस पार्ट अच्छे से दिया हुआ है, तो एक बार ये कर लेते हैं पहले। प्राइस क्या होता है वो देखो, मॉनेटरी कंसीडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स, कुछ ना कुछ पेमेंट मनी की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। कैन बी पार्टली इन गुड्स एंड पार्टली इन मनी, टोटली गुड्स नहीं हो सकता, बार्टर बन जाएगा।
है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट हो नहीं सकता, गिफ्ट बन जाएगा, पढ़ रखा है ना। आगे देखो सेक्शन 9 कहता है प्राइस डिसाइड होगा 3 तरीके से। पहला, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज कर दे। दूसरा, मैनर गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल बाय वैल्यूअर। तीसरा, इन कोर्स ऑफ डीलिंग। ये हमारा पहला पॉइंट तो इन्होंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। सेकंड तो मिसिंग है, दिया ही नहीं, तो सेकंड के लिए कहाँ जाओ? अगर तुम्हें आईसीआई से करना है तो सेकंड पॉइंट करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? अगर प्राइस को ऊपर दिए गए 3 तरीकों से नहीं कर सकते, क्या करना है? रीजनेबल प्राइस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। क्लियर है ना? पीडीएफ में तो मैंने दोनों चीज़ें एक साथ ले ली, बट यहाँ पर क्या है, ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल इस तरीके से लाइन फॉर्म में था, दी हुई तो वही चीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर दो, मैनर देयर बाय एग्रीड, डिटरमाइन इन द कोर्स ऑफ डीलिंग, पर वो याद करना आसान होता है तो वहाँ से ले लिया। आप चाहो तो पॉइंट पीडीएफ से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे किस पे? 10, एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। क्या दिया हुआ है देखो, where there is an agreement to sell the goods on the terms that price is to be fixed by the valuation of the third party. थर्ड पार्टी अगर वैल्यूएशन नहीं करती, कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेड, दैट इज बिकम्स वॉइड। यही पढ़ा था। अगर गुड्स की डिलीवरी दी जा चुकी है, गुड्स अप्रोप्रिएट हुए जा चुके हैं, देन यू हैव टू पे द रीजनेबल प्राइस। अगर गुड्स की डिलीवरी बायर को दी जा चुकी है या गुड्स का अप्रोप्रिएशन हो गया, यू हैव टू पे द रीजनेबल प्राइस। नेक्स्ट, where such third party is prevented from making the valuation by the fault of seller or buyer, party not in default मतलब agreed party maintain a suit for damages। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्राइस डिसाइड करेगा राहुल। ए ने राहुल को प्राइस डिसाइड करने से रोका, अग्रीड पार्टी कौन? बी, कैन sue for damages, कैन sue for damages। दिस इज योर पॉइंट नंबर 2। अब देखो, इसमें अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, और जैसे आईसीआई एग्जाम्पल से उठा के क्वेश्चन पूछता है ना, कभी भी इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेक्शन 10 पे प्रैक्टिकल बनेगा तो 99% ऐसा आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल उठ के क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है कभी भी। क्या चीज़ दी हुई है? अब देखो, इसमें पी के पास बेटा 2 बाइक है। अब ये अपनी दोनों बाइक किसको बेच रहा है? एस को, ठीक है। प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय क्यू, तो साफ पता चल गया क्यू थर्ड पार्टी है ना। अब देखो, ही गिव्स डिलीवरी ऑफ 1 बाइक इमीडिएटली, एक की डिलीवरी तो तुरंत दे दी। द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड और अप्रोप्रिएटेड, पे द रीजनेबल प्राइस। याद आ रहा है? आगे पढ़ो। क्यू ने प्राइस फिक्स करने से मना कर दिया। पी एस से कह रहा है कि जो बाइक मैंने दी है वो वापस कर दो, जबकि एस कहता है कि सेकेंड बाइक की भी डिलीवरी दे दो। दोनों पार्टीज अपनी अपनी बातें बोल रही हैं। अब इसमें आंसर क्या आएगा? इसमें आंसर ये आएगा, जो फर्स्ट बाइक जिसकी डिलीवरी दी जा चुकी है, द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड और अप्रोप्रिएटेड, पे द रीजनेबल प्राइस फॉर द फर्स्ट बाइक। क्लियर है क्या? और फॉर द सेकेंड बाइक, थर्ड पार्टी अनेबल टू फिक्स द प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। दोनों का पार्ट, 2 क्वेश्चन आएंगे तो दोनों को 2 पार्ट में ही डिवाइड करके आंसर देना। पहले वाले में गुड्स की डिलीवरी हो गई, अप्रोप्रिएशन हो गया, पे द रीजनेबल प्राइस, और सेकंड में आंसर क्या देंगे? थर्ड पार्टी अनेबल टू फिक्स द प्राइस, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। लिखोगे कैसे? लीगल प्रोविजन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। द प्राइस कैन बी फिक्स बाय द थर्ड पार्टी, इफ द थर्ड पार्टी इज अनेबल टू फिक्स द प्राइस, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड और अप्रोप्रिएटेड, पे द रीजनेबल प्राइस, ठीक है। इफ द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट prevents the third party from deciding the price, the party not in default, agreed party can sue for damages। ये लीगल प्रोविजन, फैक्ट लिखना तुम्हें सिखा दिया, कंक्लूजन तुम्हें अभी अभी बताया, 2 पॉइंटों में आएगा। इसे 3 ही चीजें हैं बेटा, इसने भी दी है वही तीनों चीजें, बस इसने इसको पॉइंट नहीं बनाया, हमने इसको नंबर डाल दिया, और क्या दिक्कत की है भाई? अपन ने क्या किया, इसको सेकेंड नंबर डाल के इसको थर्ड कर दिया। प्रोविजन तो पूरा ही दे के आएंगे ना, मैंने कहा लीगल प्रोविजन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कंजूसी नहीं करेंगे। क्लियर है क्या? बताओ। तो आई होप ये यूनिट 1 आपने क्लियरली कंप्लीट कर ली है। अब इसमें आ रही है समरी। अब समरी में देखो क्वेश्चंस आ रहे होंगे तुम्हारे, बहुत इजी क्वेश्चन यूनिट 1 के पीछे दिए हुए हैं। और अच्छा एक बात बताओ, पार्टली इन गुड्स पार्टली इन मनी हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो वही पहला बोला है, पुराना टीवी ले आओ, नया टीवी ले जाओ, बैलेंस का पेमेंट कैश में कर दो। इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? आंसर इज यस है। सेकेंड देखो क्या दिया हुआ है,
शिप के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट A agrees to sell to B 100 bags of sugar arriving on a ship from Australia to India in the next 2 months. Unknown to the party, ship has already sunk. ठीक है. Does B have any right? कॉन्ट्रैक्ट बन गया तुम्हारा void. बन गया कि नहीं बन गया बताओ. अच्छा आंसर पार्ट पढ़ लेना सबके. फर्स्ट में यही दिया है बेटा, नया टीवी बेच रहे हैं, पेमेंट पार्टली कैश में है और पार्टली गुड्स में. उराना टीवी दे रहे हैं ना, ओल्ड टीवी, तो वही चीज़ है. सेकंड में क्या दिया है, इसका आंसर पार्ट ही देख लो, तुम्हें सेकंड का आंसर ही करा देती हूँ मैं. सेकंड पार्ट के अंदर इन्होंने इसे कवर किया सेक्शन नंबर 8 में. सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है, एग्रीमेंट टू सेल हुआ था. क्यों, फ्यूचर में ट्रांसफर होने वाला है तो एग्रीमेंट टू सेल ही होगा ना. ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल हुआ था. गुड्स कैसे थे, स्पेसिफिक. दोनों पार्टी में से कोई किसी की गलती नहीं है, शिप सिंक हो गया. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. ये पॉइंट्स पढ़ लेना, इन्होंने अपने हिसाब से कंडीशन बना के डाल दी. मैंने सेक्शन 8 तुम्हें पढ़ा दिया है. कौन सा, नहीं नहीं बेटा, इन्होंने दिया है वो, इसकी बस रीडिंग लगा लेना आप. वो एक तरीके से क्या है ना कि सेल में प्राइस कैन बी पार्टली इन गुड्स एंड पार्टली इन मनी, तो अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए डाला है इन्होंने बस. ये थर्ड वाला देखो, यूनिट नंबर 1 करी थी ना कॉन्ट्रैक्ट की, तब ये करवा दिया था. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट 1 में हो गया था हमारा ये क्वेश्चन. ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सारी चीजें सही हैं, सिर्फ प्राइस के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ. वैलिड होगा ना, यू हैव टू गिव द रीजनेबल प्राइस. ठीक है, ये तो वैलिड जाएगा. अब ये देखो टाइप्स ऑफ गुड्स, स्टार्ट करो पॉइंट नंबर 1 से. कौन से गुड्स हैं, गुड्स के टाइप्स बताओ. असर्टेन गुड्स, बिल्कुल सही. सेकंड बोलो, अनअसर्टेन, अनअसर्टेन. थर्ड बोलो, फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स. याद आ रहा है, ठीक है. हाँ हाँ, असर्टेन है ना, सिलेक्ट करके साइड में रखवा लिए ना. क्या हो क्या रहा है इसको पता नहीं. यूनिट 1 में इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए देखो, और उसमें से एक क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया है, इसलिए इसको खोल रही हूँ. फर्स्ट यूनिट के पीछे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ क्या करता है, सिल्वर की जगह कर देगा गोल्ड, रूबी, डायमंड डाल दिया, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करता है, बाकी मिलता जुलता क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया है कल. ये तो सारे आईसीआई वाले ही चल रहे हैं देखो, है ना, आईसीआई वाला ही है ना. ये वाला क्वेश्चन आया था अर्चिका वाला, मैंने डलवाया था आरटीपी का क्वेश्चन. नाम वाम बदले, बस नाम वाम बदल दिए, मिलता जुलता क्वेश्चन बोला मैंने. अर्चिका एक ज्वेलरी की शॉप पे गई, शॉपकीपर को क्या बोला, टू शो द गोल्ड बैंगल्स विद वाइट पॉलिश. शॉपकीपर ने बोला कि दैट ही हैज़ गोल्ड बैंगल्स विद लॉट ऑफ डिजाइन बट नॉट इन वाइट पॉलिश. रेदर इफ अर्चिका सिलेक्ट द गोल्ड बैंगल्स, तो वो क्या करेंगे, वाइट पॉलिश उस पर करवा देंगे. ठीक है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, साफ साफ बोला है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लेंगे. ठीक है, अर्चिका ने एक सेट डिजाइनर बैंगल्स का सिलेक्ट कर लिया एंड पे फॉर दैट, पेमेंट भी कर दिया. ठीक है, अब क्या हुआ, द शॉपकीपर रिक्वेस्टेड अर्चिका टू कम आफ्टर 2 days. ये 2 दिन बाद गई तो इसने क्या देखा कि भाई जो वाइट पॉलिश की गई है उससे डिजाइन ऑफ बैंगल पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है. ठीक है, नाउ शी वॉन्ट्स टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, कर सकती है कि आपसे ये पूछा है, एंड आस्क द शॉपकीपर टू गिव हर मनी बैक बट द शॉपकीपर डिनाइड, मना कर दिया. आपको विद रीजन बताना है कि क्या अर्चिका रिकवर कर सकती है अमाउंट. बिल्कुल यस कर सकती है. इट इज ओनली एग्रीमेंट टू सेल, कंडीशन लगाई है. अगर तुरंत ट्रांसफर होता है तो सेल में डालते हो, फ्यूचर में या हैपनिंग ऑफ कंडीशन पे होता है तो एग्रीमेंट टू सेल में जाता है. यहाँ इसने कंडीशन ही तो लगाई थी कि मुझे वाइट पॉलिश में चाहिए, उसने कहा हम अरेंज करा के वाइट पॉलिश करवा देंगे. ठीक है, अब यहाँ पर अगर कंडीशन सही से पूरी नहीं हो गई तो शी कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. कर सकती है कि नहीं कर सकती बताओ, इट्स ओनली एन एग्रीमेंट टू सेल. तो कैन रिकवर द अमाउंट, यस कर सकती है. व्हाट विल बी योर आंसर अगर शॉपकीपर कहता है कि हम रिपेयर कर देते हैं विद एंड विल टेक एक्स्ट्रा चार्जेस फ्रॉम यू.
कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ था विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। क्लियर है क्या बताओ? तो ये क्वेश्चन मैंने जब बुक में डलवा रखा है तो आई होप क्लास के सब बच्चों को आना चाहिए। इसीलिए मैं तो कहती हूँ ना कि बुक में क्वेश्चन डला है फिर वो तुम्हें नहीं आता तो वो तुम्हारी गलती। कुछ एक्स्ट्रा तो डालेगा ना भाई। आरटीपी का क्वेश्चन है, आरटीपी से उठ करके मेन एग्जाम में आया है। सेक्शन 4(3) किसके बारे में बात करता है? आप तो सिर्फ 4 भी लिख दो तो चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल, एग्रीमेंट टू सेल, तीनों चीज़ें सेक्शन 4 में आती हैं। क्या लिखा है? वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रॉपर्टी ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर, तो तुरंत होती है तो उसे क्या बोलते थे? सेल। बट वेयर द प्रॉपर्टी टेक प्लेस एट फ्यूचर और ऑन हैपनिंग ऑफ कंडीशन, तो इसको क्या बोलेंगे? याद करो, एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट होता था जब दो चीज़ें पूरी हो जाए, या तो टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाए या कंडीशन फुलफिल हो जाए। क्या लिखा हुआ है देखो, एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल व्हेन द टाइम लिमिट एक्सपायर इलैप्स और द कंडीशंस आर फुलफिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द अबव प्रोविजन। पढ़ के देख लेना, शी हैज़ द राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट टू सेल ही तो है कि नहीं है बताओ? It will be transferred only after the fulfillment of condition fixed between the buyer and the seller। यही था। आगे क्या दिया? रिपेयर करेंगे तो cannot charge any extra cost। क्लियर है क्या? ये डिट्टो क्वेश्चन आया है अभी, बस पार्टीज वार्टीज बदली है थोड़ी सी। कल के पेपर में आप देखोगे तो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मिलेगा, है ना? सेम है कि नहीं है बताओ मुझे। अब इसमें भी कोई बच्चा गलती करके आए तो इसका तो अपन क्या कर सकते हैं? सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे उल्टे, मतलब आगे पीछे। वैसे एक माइनर वाला था ना, वो भी इजी था। माइनर वाला तो बहुत ही सिंपल आया था। माइनर पर्सनली जिम्मेदार होता नहीं है, माइनर के गलत कामों के लिए गार्जियन जिम्मेदार होते नहीं है ना। और रेटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, पॉइंट नंबर 2। माइनर की पोजीशन का प्रैक्टिकल बनाया था 6 नंबर का। अब इससे इजी क्या डालेगा बताओ? तो इस बार जो है ना पेपर रिपोर्टिंग का भी बहुत अच्छा आया था, इजी था पेपर, इजी था इस बार। चलो, किसी की कोई क्वेरी है तो बताओ बेटा मुझे एक बार। टॉपिक यहाँ तक लेंगे आज। यूनिट नंबर 2 कंप्लीट करवा दी आपकी। एक्चुअली क्या होता है ना कि वो वाले जो होते हैं ना अपने, बाद में बात करते हैं। चलो, कोई क्वेरी है तो पहले ले लेती हूँ एक बार। कोई क्वेरी है तो बेटा पूछ लो। महक, कृतिका, एनी क्वेरी बेटा? सौरभ, सोनिया? नहीं? तो चलो बेटा वाइंड अप करते हैं।